बैक टू अवर चैनल लिडोनॉमिक्स क्लासेस। तो देखो भाई, एसे राइटिंग, लेटर राइटिंग, नोटिस और ईमेल करने के बाद हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या आ जाता है, अनसीन पैसेज। और ये कितने मार्क्स का होता है, 20 मार्क्स। अब यहाँ पे 40 मार्क्स हम लोगों ने पहले डिस्कस कर लिया है। 20 मार्क्स एसे राइटिंग का, ठीक है, 10 मार्क्स लेटर राइटिंग का, नोटिस का 5 मार्क्स और ईमेल का 5 मार्क्स। अब जिन लोगों ने वो वीडियोस को नहीं देखा है, जाके जरूर से देखें, और वो वीडियोस देखने के बाद एग्जामिनर आपका एक भी मार्क्स नहीं काटेगा, क्योंकि हम लोगों ने हर तरीके के टिप्स और ट्रिक्स को वहां पे शेयर किया है, और वो भी हम लोगों ने उसको बहुत ही डिस्क्रिप्टिव वे में पढ़ा है। तो अब यहाँ अनसीन पैसेज में देखो, तो बहुत लोगों को क्या लगता है ना कि अनसीन पैसेज में तो मुफ्त का मार्क्स मिलता है। हाँ मिलता है, लेकिन अब मुफ्त के मार्क्स में भी अगर आप 1-2 मार्क्स एग्जामिनर से कटवा ले रहे हो तो फिर तो भाई कोई फायदा नहीं है यहाँ इस मुफ्त के मार्क्स के भी। तो ये 20 मार्क्स में अगर आपको 20 on 20 लाना है तो क्या क्या टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करना होगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, और फिर एग्जामिनर आपका एक भी मार्क्स नहीं काटेगा। तो अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आ जाता है कि अनसीन पैसेज में कितने तरीके के क्वेश्चन हम लोगों को एग्जाम में मिलता है। तो पहले क्या क्वेश्चन मिलता है ना, वर्ड मीनिंग, ठीक है। तो वर्ड मीनिंग कितने मार्क्स का होता है, 3 मार्क्स का। फिर आता है क्वेश्चन आंसर। तो क्वेश्चन आंसर कितने मार्क्स का होता है, देखो 9 मार्क्स का होता है क्वेश्चन आंसर। उसके बाद आता है प्रेसी राइटिंग। तो ये तीनों क्वेश्चन में ना स्टूडेंट्स लोगों को लगता है कि ये सबसे हार्ड पार्ट है, प्रेसी को लिखना सबसे हार्ड है, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगी और फिर आपको प्रेसी में भी 8 on 8 आएगा, ठीक है। तो ये था हमारा टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जो अनसीन पैसेज में हम लोगों को देखने को मिलता है। तो अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आ जाता है कि क्वेश्चन आंसर जो हमारा 9 मार्क्स का होता है उसमें 9 और 9 लाने का क्या टिप्स है। तो सबसे पहले देखो इसका क्या टिप होगा, रीड द पैसेज केयरफुली। तो अब आपका पूरा पैसेज को ना आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना होगा और एक भी लाइन को बिना छोड़े पढ़ना होगा, क्योंकि अगर मान लो आप किसी भी लाइन को छोड़ दे रहे हो, क्या पता उस पूरे पैसेज का वो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन हो, ठीक है। तो पहले आपको क्या करना है, आप 2 बार पूरे पैसेज को पढ़ोगे। पहले रीडिंग में आपको क्या करना है, पहले रीडिंग में आपको पूरे पैसेज को बहुत ही अच्छे से गो थ्रू करना होगा। आपको उस पूरे पैसेज का जनरल आइडिया लेना होगा कि ये पैसेज किस चीज के बारे में है, इसका सेंट्रल आइडिया क्या है। उसके बाद आप दोबारा पैसेज को पढ़ोगे। उस दोबारा पढ़ने पे आपको क्या चीज पे फोकस करना है, कुछ कुछ फैक्ट्स पे फोकस करो, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आपको अंडरलाइन करना है। तो फर्स्ट रीडिंग में आप सिर्फ पैसेज को जान लो, सेकेंड रीडिंग में आपको क्या करना है, आपको डिटेल्स पे फोकस करना है, कीवर्ड्स पे फोकस करना है, और जितना भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है उसको अंडरलाइन करते जाओ, ठीक है। उसके बाद अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। अब अगर मान लो आपको जो भी क्वेश्चन पूछा गया है उसको बहुत अच्छे से समझ जाओ पहले कि आपको क्वेश्चन में एग्जैक्टली पूछा क्या है, ठीक है। रीड द क्वेश्चंस फर्स्ट बिफोर आंसरिंग, दिस हेल्प्स यू फोकस ऑन द स्पेसिफिक डिटेल्स यू नीड टू पे अटेंशन टू व्हाइल रीडिंग। अब अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ रहे हो, पैसेज को आप ऑलरेडी अच्छे से 2 बार पढ़ चुके हैं, तो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाएगा। अब अगर मान लो आपको क्वेश्चन कुछ और पूछा जा रहा है, आप कोई भी इररिलेवेंट टॉपिक को आंसर्स को उसमें लिख दे रहे हो, तो ऑब्वियसली मार्क्स कटेगा। थर्ड पॉइंट क्या है, यूज द पैसेज टू फाइंड आंसर। अब ना आपको आंसर लिखते वक्त 2 तरीके का आंसर मिलेगा, एक होता है डायरेक्ट आंसर, ठीक है, एक होता है मेरा पैराफ्रेजिंग। तो डायरेक्ट आंसर क्या होता है, देखो कुछ कुछ क्वेश्चंस का ना आंसर आपको डायरेक्टली पैराग्राफ से मिल जाएगा, डायरेक्टली पैसेज से आपको मिल जाता है, ठीक है। सम क्वेश्चंस में हैव डायरेक्ट आंसर्स दैट आर फाउंड verbatim in the passage. Use your underlined portions to find this quickly. अब देखो, आप जब 2 बार रीडिंग कर रहे थे तो आप कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन किए थे ना। अब क्वेश्चन उसी इंपॉर्टेंट पॉइंट से आता है, ठीक है। तो आप जो इंपॉर्टेंट पॉइंट को अंडरलाइन करके रखे हो उसी के थ्रू आपको डायरेक्ट आंसर अपने आंसर में लिखना है। और पैराफ्रेजिंग का मतलब क्या होता है, कुछ कुछ क्वेश्चन में ना आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए होगा, रीजन चाहिए होगा। तो याद रखो, आप कोई भी रीजन को अपने थॉट के थ्रू नहीं लिख सकते हो। आपको ये सोचना होगा कि उस पैराग्राफ में नेगेटिव थॉट था या पॉजिटिव थॉट था, तो जो एग्जामिनर है वो किस थॉट में आंसर चेक करने वाला है। आप अपना थॉट की तरफ से आंसर मत लिखना। फोर्थ क्या है, देखो आंसर इन कंप्लीट सेंटेंस। एंश्योर दैट ईच आंसर इज वेल स्ट्रक्चर्ड एंड एक्सप्रेस्ड इन अ कंप्लीट सेंटेंसेस। अपने सारे आंसर को कंप्लीट सेंटेंस में लिखने का कोशिश करना, नॉट जस्ट कीवर्ड्स और फ्रेजेस। अब अगर मान लो आप सिर्फ फ्रेजेस को लिख के छोड़ दियो, कीवर्ड्स को लिख के छोड़ दियो, तो ऑब्वियसली आपके मार्क्स वहां पे कट सकते हैं। अगर आप मान लो किसी भी आंसर्स को बहुत ही वेल स्ट्रक्चर्ड वे में लिखोगे, एक्सप्रेस करके लिखोगे ना, तो वो आपका क्लैरिटी को दिखाएगा। आपको पैसेज को पढ़ के जो आपको अंडरस्टैंडिंग हुआ है वो उसका डेप्थ दिखाता है। तो आपको क्या करना है, आंसर को पूरे कंप्लीट सेंटेंस में लिखना होगा। अब देखो स्टिक टू द वर्ड लिमिट। अब कुछ कुछ क्वेश्चन हम लोगों को क्या मिलता है एग्जाम में कि आपको ये आंसर को ना 50 वर्ड्स में कंप्लीट करना है, आपको इस आंसर को 10 सेंटेंस में कंप्लीट करना है। तो वर्ड लिमिट पे फोकस करना। अगर आप वर्ड लिमिट से एक्सटेंड हो जाओगे तो एग्जामिनर आपका मार्क्स वहां पे काट लेता है। हर एक वर्ड जो आपका एक्स्ट्रा लिख रहे हो ना उसमें आपका हाफ मार्क्स कटेगा, याद रखना इस चीज को।
सिक्स्थ पॉइंट क्या है, यूज कॉन्टेक्स्ट टू आंसर इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चंस. Inference questions test your ability to read between the lines. Look for hints in the tone, language और setting of the passage to understand implied meanings. अब कुछ questions ना आपके ऐसे आते हैं, जैसे मान लो आपका क्वेश्चन आएंगे कि ऑथर क्या सोच रहा था ये लिखते वक्त, इस पूरे पैसेज में आपको क्या आइडिया मिला, तो उसमें ना आपको क्या करना है, उस क्वेश्चन में आपको आपके पूरे पैसेज को अच्छे से अंडरस्टैंड करके उसके बाद आंसर लिखना होगा. पे अटेंशन टू कीवर्ड्स. अब देखो आप कुछ कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर चुके हो ना ऑलरेडी, तो उसमें क्या करना है, कीवर्ड्स को अंडरलाइन करो. ठीक है, पैसेज में भी अंडरलाइन करो और क्वेश्चन में भी अंडरलाइन करो. क्वेश्चन और पैसेज के अंडरलाइन किए हुए वर्ड्स को आप डिफरेंशिएट करो और देखो कि आपके आंसर कैसे लग रहे हैं. दिस विल हेल्प यू लोकेट द रेलेवेंट पार्ट ऑफ द पैसेज क्विकली. अब अगर मान लो आपके किसी भी क्वेश्चन में ये लिखा हुआ था सक्सेसफुल, ठीक है, तो अगर आप कीवर्ड ऑलरेडी अंडरलाइन कर चुके हो सक्सेसफुल, तो आपका आंसर पैसेज के उसी पूरे राउंड में घूम रहा है, आपको आंसर वहीं मिल जाएगा. लुक फॉर ऑथर्स पर्पस और टोन. अब कुछ क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि ऑथर का एटीट्यूड क्या था, ऑथर का पर्पस क्या था, तो उस क्वेश्चन में आपको आपका अंडरस्टैंडिंग हेल्प करेगा. जब आप पैसेज को पढ़ रहे थे तो आपको क्या लगा कि ऑथर क्या चाह रहा है, उसका एटीट्यूड क्या है, उसका टोन क्या है. तो कुछ क्वेश्चन ऐसा भी आता है जिसमें आपको ऑथर का एटीट्यूड या पर्पस को पूछा जाता है. Pay attention to the tone, whether it's formal, informal, sarcastic, etc. तो अब ऑथर जो है ना, पैसेज जो भी लिखा हुआ है, या तो वो आपका sarcastic में लिखा हुआ रहेगा, या तो फॉर्मल लिखा रहेगा, या फिर इनफॉर्मल लिखा रहेगा. आपको अपना आंसर ऑथर के पर्सपेक्टिव से ही लिखना है, ये चीज को याद रखना. उसके बाद देखो, अवॉइड ओवर इंटरप्रिटेशन. Stick to what is presented in the passage. Do not add extra information. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट. एक्स्ट्रा एक भी इंफॉर्मेशन को आपको ऐड नहीं करना है. जितना पैसेज में पूछा गया है बस उतना ही लिखो. और मेक assumptions unless the passage specifically suggested. और आपको ना अपना खुद का ऐसा नॉलेज भी नहीं गेन करना है, खुद का ऐसा इमेजिनेशन पावर नहीं यूज करना है. वहां पे जो पैसेज में लिखा हुआ है सिर्फ उसी पैसेज को थ्रू करो और उसी पर्पस में आपको अपना आंसर्स को फ्रेम करके लिखना होगा. रिव्यू योर आंसर. अब ये बहुत सारे बच्चे ना छोड़ देते हैं. ठीक है, पढ़ते पढ़ते आप अपना आंसर्स लिख लिए, बस खत्म, मेरा काम खत्म हो गया, 20 में 20 मेरे को मिल जाएगा. ऐसे नहीं होगा. आपको अपने आंसर लिखने के बाद एक बार उस आंसर को एक बार दो बार अपने आंसर्स को रिव्यू करो और देखो कहीं आपको कोई ग्रामेटिकल एरर तो नहीं है, कहीं कोई स्पेलिंग एरर तो नहीं है, कहीं पे कोई आंसर आप गलत पर्पस से तो नहीं लिख दिए हो. ठीक है, तो ये रिव्यू या आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, ग्रामेटिकल एरर को चेक करो, इनकम्प्लीट आंसर को चेक करो, कोई कहीं पे कोई पॉइंट्स मिस तो नहीं हो गया उसको चेक करो. तो ये मेरा 10 टिप्स था आपका क्वेश्चन आंसर लिखने के लिए. ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि जब हम क्वेश्चन आंसर 9 मार्क्स का ऑलरेडी अटेंड कर चुके हैं तो हम मीनिंग्स में 3 मार्क्स कैसे लेके आएंगे. तो मीनिंग्स में क्या होता है, हमारा 3 मार्क्स दिया हुआ रहता है. तो यहाँ पे भी ना 3 में 3 लाना बहुत आसान है. अब कुछ बच्चे का सवाल ये आता है ना कि मैम देखो मीनिंग्स में हम कुछ और सोच रहे होते हैं लेकिन मार्क्स वहां कट जाता है, एग्जामिनर वो मीनिंग को एक्सेप्ट ही नहीं करता. तो उसके क्या क्या टिप्स है. पहला क्या है, अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट. जैसे कि मैंने पहले ही बोला है, पैसेज को बहुत ही अच्छे से पढ़ो, अपने कीवर्ड्स को अंडरलाइन करो. आपका जो मीनिंग दिया हुआ है वो उसी कीवर्ड्स के आसपास सराउंडिंग टेक्स्ट में मौजूद रहेगा. पे अटेंशन टू टोन एंड मूड. अब वो जो पूरा पैसेज है उसका मूड क्या है, उसमें क्या टोन यूज किया हुआ है, उस पर फोकस करो, क्योंकि जो जो वर्ड्स से आप अनफेमिलियर हो ना वो वर्ड्स आपको वहां पे मिल जाएगा. लुक फॉर क्लूज इन द पैसेज. अब क्या करना है, आपको पैसेज में अपना क्लूज को ढूंढना है. ठीक है, जैसे कि मान लो आपको कोई भी तरीके का आपका सिनोनिम दिया हुआ है, डेफिनेशंस दिया हुआ है या एग्जांपल्स दिया हुआ है, तो वही आपके मीनिंग का एक्चुअल आंसर होगा. अब की फ्रेजेस को आइडेंटिफाई करो. वर्ड्स और फ्रेज दैट आर एक्सप्लेन्ड और एलाबोरेटेड अपॉन विद इन द पैसेज कैन गिव यू डायरेक्ट मीनिंग और हेल्प यू डिड्यूस द करेक्ट इंटरप्रिटेशन. तो अब क्या है, देखो अगर आप किसी चीज को अज्यूम कर रहे हो, ठीक है, कि मेरा ये आंसर होना चाहिए, तो अब वहां पे कहां कैसे काम आएगा. आपको क्या करना है, अपने की फ्रेजेस को आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि यहाँ पे कौन सा वर्ड और कौन सा फ्रेज है जो इलाबोरेटली एक्सप्लेन किया गया है, तो उस तरीके से वो हमारा मीनिंग का आंसर होगा. अब देखो थर्ड पॉइंट क्या है, ब्रेक डाउन द वर्ड. अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. अब कुछ वर्ड जिससे आप अनफेमिलियर हो ना, तो उसमें देखो यहाँ पे कुछ वर्ड ऐसे भी आ जाता है जिसमें हम लोगों का प्रीफिक्स, रूट या सफिक्स ज्वाइन किया रहता है. जैसे कि मान लो एग्जांपल है हमारा अनहैप्पी. ठीक है, तो हम लोग को पता है कि अन का मतलब क्या होता है, नॉट, और हैप्पी का मतलब क्या होता है, कॉन्ट्र, मतलब कि जो हैप्पी नहीं है. तो यहाँ पे देखो हमारा पूरा एग्जांपल ऐसा दे देगा. अब आप अन और हैप्पी से आइडेंटिफाई कर लो कि आपको कौन सा वर्ड है जो आपको ऐसा लग रहा है कि हमारे मीनिंग का सही आंसर होगा. तो अपने कुछ वर्ड को ना आपको ब्रेक के समझना पड़ेगा. ठीक है, सफिक्स और प्रीफिक्स को ब्रेक करके उसके बाद समझो. फोर्थ क्या है, देखो यूज एलिमिनेशन मेथड. इफ यू आर गिवन मल्टीपल ऑप्शंस. अब जैसे देखो कुछ क्वेश्चन में ऐसा रहता है, हमारे पास ना बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ रहता है, तो वहां पे हम लोग को क्या करना है, अगर मान लो कोई भी आपको मीनिंग पूछा गया, 4 ऑप्शन है, आपको लग रहा है कि ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं होगा, वो फेमिलियर है ही नहीं, हटा दो. 4
फोर्थ आपको, थर्ड ऑप्शन आपको लग रहा है कि ये वाला भी नहीं होने वाला है, उसको भी रिड्यूस करो, तो आप बच गए हो 2 ऑप्शन में। अब उस 2 ऑप्शन में आप सोचो कि कौन सा वर्ड आपका इस ऑप्शन के साथ बैठ रहा है, और वही आपका सही आंसर है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, कुछ कुछ मल्टीपल ऑप्शंस में कुछ कुछ ऑप्शंस को आपको एलिमिनेट कर देना है जिसका कोई भी सेंस नहीं बनता। ठीक है, 5th पॉइंट क्या है, लुक फॉर डेफिनेशंस और एग्जांपल्स। अब जैसे मान लो कहीं कहीं पे ना हमको ऐसे लिख के देता है दैट इज, या फिर देता है सच एज, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अगर आपको कोई भी सेंटेंस में ऐसा दिख रहा है दैट इज मतलब ये, तो वही आपका मीनिंग का आंसर है। ठीक है, इस सब चीज पे फोकस करना। ठीक है, पे अटेंशन टू स्पेसिफिक फ्रेज। अब अगर जैसे मान लो यहाँ पे आपका फ्रेज दिया हुआ रहेगा, अ ड्रॉप इन द ओशन मीन्स समथिंग वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू समथिंग मच लार्जर। तो यहाँ पे देखो आप फिगरेटिव लैंग्वेज को समझ पा रहे हो, इस इडियम्स को आप समझ पाए हो, यहाँ मेटाफर्स को समझ पाए हो, सिमिलीज को समझ पाए हो। तो आपको क्या करना है ना, अगर मान लो आपका मल्टीपल बेस्ड क्वेश्चंस आता है और अगर वो फ्रेज में रहता है अगर, तो उस फ्रेज को समझने की कोशिश करो। जैसे मान लो यहाँ पे क्या लिखा था, अ ड्रॉप इन द ओशन, इसका मतलब क्या होता है, वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू समथिंग मच लार्जर। ठीक है, तो फ्रेज पे भी आपको ध्यान देना होगा। 7th क्या है मेरा, सिनोनिम्स एंड पैराफ्रेजिंग। ट्राई टू आइडेंटिफाई सिनोनिम्स फॉर द वर्ड और फ्रेज यू आर आस्क्ड अबाउट। The answer may involve finding a similar or equivalent term, जो कि हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। If you can paraphrase the sentence and convey the same meaning in different words, that shows your understanding. उसी मीनिंग को अगर आप अलग वे में लिखते हो आंसर में, तो वो आपका अंडरस्टैंडिंग को दिखाता है, एग्जामिनर आपका मार्क्स नहीं काटेगा। Use your knowledge of common roots and prefixes, ये भी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मान लो यहाँ पे क्वेश्चन अगर ऐसे दे दे, री का मतलब क्या होता है, रिविजिट, या री का मतलब क्या होता है, अगेन। अगर मान लो आपका इसके साथ किसके साथ बैठ रहा है, देखो रिविजिट, रीडू, तो यहाँ पे हम लोग को पता है कि री का मतलब होता है अगेन। अगर मान लो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आता है तो आप पहले ये जान लो कि री का मतलब होता है दोबारा से करना। आप सारे उस स्ट्रेसेस को हटा दो जिसमें आपका दोबारा से करने का कोई भी मतलब नहीं लिखा है, और जो एक आंसर बचता है वही आपके मीनिंग का एक्चुअल आंसर होगा। जैसे मान लो लॉजी का मतलब क्या होता है, किसी चीज का स्टडी, जैसे मान लो बायोलॉजी या साइकोलॉजी, तो ये हो गया मेरा आपका वो टर्म्स जो मेरा इंग्लिश वर्ड्स है, जो हम जिसको पहले ही पढ़ चुके हैं, जहाँ पे हम लोग कॉमन रूल्स को देखते हैं, प्रीफिक्स को देखते हैं, सफिक्स को देखते हैं। 9th क्या है, आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब अगर आपको कोई भी वर्ड ऐसा लग रहा है, इफ द वर्ड यूज्ड एज एन एडजेक्टिव, थिंक ऑफ व्हाट टाइप ऑफ एडजेक्टिव मेक्स सेंस। अब देखो कौन सा टाइप ऑफ एडजेक्टिव है जिसमें आपको सेंस समझ में आ रहा है, उस पूरे कॉन्टेक्स्ट में कौन सा वर्ड ऐसा जिसमें आपका एडजेक्टिव लग रहा है, तो वही आपके मीनिंग का एक्चुअल आंसर होगा। अब लाइंस के बीच में पढ़ना शुरू करो। ठीक है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, जो क्वेश्चन हम लोग को पूछा जाता है वो कभी कभी हमारे आंसर्स के बीच में लिखा हुआ रहता है। ठीक है, तो रीड बिटवीन द लाइन्स। Avoid overthinking. While it's important to think critically, overcomplicating the meaning can lead to confusion. अब अगर आप अपने मीनिंग का, अपने आंसर को खुद ही कॉम्प्लिकेट कर ले रहे हो तो आपके दिमाग में ना कंफ्यूजन करेगा। तो ओवरथिंक बिल्कुल मत करना, ये सारे टिप्स को फॉलो करो, आपको आपका आंसर जरूर मिलेगा पैसेज में। प्रैक्टिस रेगुलरली, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कभी आपको 3 में 3 नहीं आएगा और कभी आपको लैंग्वेज में अच्छा मार्क्स नहीं आएगा। तो रोज प्रैक्टिस करोगे तभी आपके अच्छे मार्क्स आएंगे और कहीं पे भी मार्क्स नहीं कटेंगे। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि क्वेश्चन आंसर हम लोगों ने ऑलरेडी 9 मार्क्स के कर लिए हैं। क्वेश्चन आंसर हो गया, ठीक है, अब हमारा मीनिंग्स भी हो चुका है। ठीक है, अब हम लोगों को क्या करना है, प्रेसी। तो प्रेसी कितने मार्क्स का होता है, प्रेसी होता है 8 मार्क्स का। अब यहाँ क्या होता है ना, बहुत सारे बच्चे का मार्क्स कट जाता है, तो ये पूरे टिप्स को देखो, आपके बिल्कुल भी मार्क्स नहीं कटेंगे, एग्जामिनर आपका मार्क्स कहीं भी नहीं काटेगा। तो पहला टिप, ठीक है, ऑब्वियस है, रीड द पैसेज केयरफुली। मैंने पहले बार बार बोल चुका है ऑलरेडी कि आपको पैसेज को 2 बार रीड करना है। पहली बार में जब आप रीड कर रहे हो तो आप उसकी जनरल आइडिया लो कि उस पैसेज में क्या बोलना चाहता है, ऑथर का टोन क्या है, मूड क्या है। सेकंड वाले पैसेज में रीड करने के बाद आपको क्या करना है ना, उसमें आपको अपना कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना है, कोई फ्रेज है तो उसको अंडरलाइन करो, कोई इंपॉर्टेंट वर्ड को अंडरलाइन करो। तो पैसेज को अच्छे से पढ़ो। सेकंड क्या, हाईलाइट की पॉइंट्स, वही चीज है, ठीक है। व्हाइल रीडिंग अंडरलाइन और नोट डाउन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सच एज, अगर कोई मेन आर्ग्यूमेंट हो रहा है उसको अंडरलाइन करो, ठीक है। कोई फैक्ट्स के बारे में आप देखे हो तो उसको अंडरलाइन करो। अगर कोई ऐसा सेंटेंस है जहां पे आपको सपोर्टिंग डिटेल्स मिल रहा है उसको अंडरलाइन करो, ठीक है। दैट डायरेक्टली रिलेट टू द पैसेज कोर मैसेज, ठीक है। अवॉइड अननेसेसरी डिटेल्स। अब क्या होता है ना, पैसेज लिखने के वक्त आपको क्या करना है, जितना भी आपका अननेसेसरी डिटेल्स है उसको आप पूरा अवॉइड करो, चलो, ठीक है। अवॉइड पर्सनल ओपिनियंस। अब देखो आपको पैसेज लिखते वक्त क्या करना है ना, मैंने पहले भी बोला है ऑलरेडी, आपको क्या करना है, पैसेज को प्रेसी को लिखते वक्त आपको अपना कोई भी पर्सनल आइडिया, पर्सनल ओपिनियन को नहीं लिखना है, आपको ऑथर के वे में लिखना पड़ेगा। जो पैसेज में लिखा हुआ है आपको उस वे में लिखना है, ठीक है। अपने पर्सनल ओपिनियंस आपको नहीं देना है। यूज योर ओन वर्ड्स। अब देखो क्या होता है ना, पैराफ्रेज इफेक्टिवली। अब कोई भी पैसेज को आप डायरेक्ट कॉपी मत कर दो, ठीक है, खुद का खुद से बनाओ, खुद का आपको खुद से आंसर लिखना पड़ेगा। डायरेक्ट आपको पैसेज से आंसर देख के नहीं उतारना, ठीक है।
अवॉइड कॉपिंग फ्रेजेस, ठीक है, पैसेज से डायरेक्टली आप आंसर को कॉपी मत करना। राइट इन द थर्ड पर्सन, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यहाँ पे जान लो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें क्या पॉइंट है, इंपॉर्टेंट क्यों है देखो, क्योंकि आप जब भी अपना प्रेसी को लिखते हो ना तो आप आई, वी, यू इन सबको यूज नहीं करोगे, आप क्या यूज करोगे, थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन मतलब ही, ठीक है, शी या फिर इट। आप थर्ड पर्सन में अपना आंसर लिखोगे, आई, वी, यू में आंसर नहीं लिखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लिमिट वर्ड को काउंट करो, ठीक है। अब यूजुअली प्रेसी मस्ट बी 1/3 ऑफ द ओरिजिनल पैसेज। अब जो पैसेज आपको दिया हुआ है यूजुअली आपको उसका 1/3 लिखने को बोलता है, मतलब कि वर्ड लिमिट क्या रहता है हमारा, 50 वर्ड्स, बस इतना ही वर्ड लिखना है। इससे अगर एक भी ज्यादा होगा एक्स्ट्रा वर्ड्स के हाफ मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है। अगर मान लो 52 वर्ड्स लिखे हो तो आपका 1 मार्क्स वहां पे कट हो जाएगा, तो 8 में से आपका हो जाएगा 7। फॉलो द स्ट्रक्चर, पहले क्या करना है देखो, पहले आप अपने प्रेसी में पहले इंट्रोडक्शन लिखो। स्टार्ट विद अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन दैट प्रोवाइड्स कॉन्टेक्स्ट स्पेशली व्हेन द पैसेज इज एन आर्गुमेंटेटिव और डिस्क्रिप्टिव इन नेचर। उसके बाद क्या करना है, बॉडी पे फोकस करो, मेन पॉइंट्स और लॉजिकल पॉइंट्स को लिखो अपने आंसर में। फिर क्या करना है, कंक्लूजन इफ नेसेसरी, कंक्लूजन जरूरी नहीं है कि लिखना ही है, अगर जरूरत लगता है आपको तो ही लिखो प्रेसी में, ठीक है। फिर क्या करना है, ग्रामर और सिंटैक्स एरर को चेक करो। एंश्योर दैट योर प्रेसी इज ग्रामेटिकली करेक्ट, फ्री ऑफ एरर्स एंड मेंटेन्स प्रॉपर सेंटेंस स्ट्रक्चर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेकंड क्या है, मेक श्योर दैट द समरी फॉलोज लॉजिकली एंड क्लियरली। अब अपना पर्सनल ओपिनियन देते देते ना आप पूरा प्रेसी को बेकार में बना देना, ठीक है, उसको थोड़ा सा लॉजिकली वे में लिखना होगा। स्टे न्यूट्रल, ठीक है, मेंटेन न्यूट्रलिटी, अवॉइडिंग एनी बायस और जजमेंट। The goal is to reflect the author's viewpoint accurately, not to offer your own analysis. अपना एनालिसिस को नहीं लिखना है, ऑथर जो सोचना चाहता है, ऑथर जो पैसेज में लिखा है आपको वही अपने आंसर में लिखना है। मैं बार बार बोल रही हूँ ये चीज, इसको फॉलो करना, प्रैक्टिस रेगुलरली, वही चीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। रोज प्रैक्टिस करोगे तभी आपका प्रेसी जो है ना वो 50 वर्ड्स में खत्म होगा और अपने प्रेसी में आपको 8 में से 8 मार्क्स जरूर आएगा। अब एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, देखो क्या लिखा हुआ है, टीचिंग इज द नोबलेस्ट ऑफ प्रोफेशन। इंपॉर्टेंट क्या लगेगा मेरे को, टीचिंग नोबलेस्ट और एक है प्रोफेशन। अ टीचर हैज अ सैक्रेड ड्यूटी टू परफॉर्म, ठीक है, इट इज ही on whom rests the responsibility of molding the character of young children, molding character of young children। तो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम क्या कर रहे हैं, अंडरलाइन कर रहे हैं। Apart from developing their intellect, he can inculcate in them qualities of good citizenship, remaining neat and clean, talking decently and sitting properly। ये सब important point है, qualities of good citizenship, remaining neat and clean, talking decently and sitting properly। These virtues are not easy to be imbibed. Only he who himself leads a life of simplicity, purity and rigid discipline, ये भी important है, ठीक है, underline कर लो, can successfully cultivate these habits in his pupils। Besides, the teacher always remain young. He may grow old in age, but not in spite. Perpetual contact with budding youth keeps him happy and cheerful। याद रखना, perpetual contact with budding youth, ठीक है। There are moments when domestic worries weigh heavily, domestic worries, ठीक है, on his mind, but the delightful company of innocent children makes him overcome his transient moods of despair। तो देखो भाई, अब प्रेसी कैसे लिखेंगे, प्रेसी लिखने के लिए पहले तो आप यहाँ पे 10 ऐसे टेबल बना लो, पेंसिल से बनाना, ठीक है, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 10, पेंसिल यूज करना, ठीक है। पेंसिल की जगह अगर आप पेन यूज करोगे तो आपको 8 में से 0 आएगा, मैं पहले ही बता दे रही हूँ, ठीक है। पेंसिल यूज करना। वर्ड लिमिट कितना है हमारा, 50, वर्ड लिमिट हमारा 50 वर्ड लिमिट है। क्या लिखा है देखो, टीचिंग इज द नोबलेस्ट प्रोफेशन, हम लोगों ने ये ऑलरेडी अंडरलाइन कर लिया है, टीचिंग इज द नोबलेस्ट प्रोफेशन। क्या देखो, टीचिंग इज द नोबलेस्ट प्रोफेशन, a teacher himself leading a simple, pure and disciplined life, ये भी हम लोगों ने अंडरलाइन किया था। can mold the character of young children, ये भी हम लोगों ने अंडरलाइन किया है ऊपर में, ठीक है, और the young children देखो यहाँ पे mold the life of young children, ठीक है, ये भी हो गया। अब क्या करना है, and make them neat and good mannered citizens, ये भी हम लोगों ने अंडरलाइन किया था। besides he remains every young forgetting his own domestic worries, ये भी हम लोगों ने पहले ही अंडरलाइन कर लिया है, ठीक है। इन द कॉन्स्टेंट कंपनी ऑफ द यंग इनोसेंट चिल्ड्रन, ये भी हम लोगों ने अंडरलाइन किया था। तो हम लोगों ने जितने वर्ड्स को अंडरलाइन किया है अपने पैसेज में, हम लोगों ने प्रेसी में उसी वर्ड्स को बस लिख दिया है, ठीक है। अब क्या करना है देखो, आप अपने वर्ड्स लिमिट्स को, ठीक है, अपने वर्ड्स लिमिट्स को कम कैसे करोगे, कुछ वर्ड्स ना आप खुद से फ्रेम कर लो। जैसे कि वहां पे क्या लिखा था देखो, यहाँ क्या लिखा है सिटीजनशिप के बारे में, देखो यहाँ पे क्या लिखा था, यंग चिल्ड्रन, ठीक है, दिस वर्च्यूज आर नॉट इजी टू बी इम्बाइब्ड, ओनली ही हिमसेल्फ लीड्स अ लाइफ ऑफ सिंपलिसिटी, प्योरिटी एंड रिजिड
डिसिप्लिन कैन सक्सेसफुली कल्टिवेट दीज हैबिट्स इन प्यूपिल्स, ठीक है। ये वाला कहाँ गया, यंग चिल्ड्रन, तो देन क्वालिटीज ऑफ गुड चिल्ड्रन, सिटीजनशिप, ठीक है। तो इसको देखो हम लोगों ने कैसे लिखा है, छोटे करके कैसे लिखा है, देखो, एंड गुड मैनर्ड सिटीजंस बिसाइड्स ही रिमेन्स एवरी यंग फॉरगेटिंग हिज ओन डोमेस्टिक वरीज इन द कांस्टेंट कंपनी ऑफ द यंग इनोसेंट चिल्ड्रन। तो ये हो गया मेरा पूरा प्रेसिव राइटिंग। अब हमने प्रेसिव राइटिंग को 50 वर्ड्स में कंप्लीट कर लो। याद रखना, अगर आपका वर्ड लिमिट 52 हो जाता है, ठीक है, तो हर एक्स्ट्रा 2 वर्ड्स लिखे हो ना, तो हर एक वर्ड्स के लिए आपका हाफ मार्क्स कट हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि अगर आप 52 वर्ड्स लिख रहे हो तो आपका 1 मार्क्स कट जाएगा, फिर 8 में से आपको आएगा 0, मतलब 1 मार्क्स उठेगा तो आएगा 7, और अगर आप ऐसे नहीं लिखते हो तो 8 में से आएगा 0, ठीक है। तो ये था हमारा आज का प्रेसिव राइटिंग। तो आज हम लोगों ने क्या क्या चीज को डिस्कस किया है, अनसीन पैसेज का ग्रामर प्रेसिव राइटिंग हो गया, ठीक है, क्वेश्चन आंसर्स हो गया और मीनिंग्स भी हो गया, तो 20 मार्क्स कवर्ड अप हो गया है। अब पूरे पेपर में ना आपका 60 मार्क्स कवर्ड अप हो चुका है। अब नेक्स्ट दिन हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, 20 मार्क्स का ग्रामर पोर्शन। इसका मैं वीडियो में बहुत जल्दी अपलोड करूंगी, लेकिन तब तक आप लोग क्या करो, इस 5 टॉपिक्स को प्रैक्टिस करो। कोई भी डाउट हो तो कमेंट्स में पूछो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।